कहानी की शुरुआत होती है 1993 स्कॉटलैंड से, जहां पर एक घर है, वहां पर कुछ बच्चे टीवी देख रहे हैं। ये एक आम दिन है, लेकिन तभी जिमी की माँ वहां पर भागते हुए आती है और जिमी को कहती है कि इस कमरे से बाहर मत निकलना। सारे बच्चे डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। जिमी की माँ दरवाजे को बंद करके वहां से चली जाती है। उन बेचारों को पता नहीं था कि अब इस शहर में ज़ॉम्बी का अटैक हो चुका है। ज़ॉम्बी वायरस हर जगह फैल चुका है और धीरे धीरे करके हर लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। ज़ॉम्बी उसके घर में भी आ जाता है। वो उसकी माँ पे हमला करता है। उसकी माँ चिल्लाती है, जिमी भागो यहाँ से। जिमी के घर के पास एक चर्च था। जिमी उस चर्च के पास भागता है। वो बहुत डरा हुआ है। वो वहाँ के पादरी से मिलता है। पादरी उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसके बाद पादरी जिमी को क्रॉस दे देता है और उसे भागने के लिए कहता है। जिमी तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन ज़ॉम्बी पादरी को मार देते हैं। आपको क्या लगा ज़ॉम्बी यहीं पर रुक गए? धीरे धीरे करके ज़ॉम्बी ने पूरे यूरोप पे अपना कब्जा कर लिया और इन ज़ॉम्बी का एक लीडर था जिसका नाम है अल्फा। कहते हैं कि वो इतना बड़ा और इतना ताकतवर है कि अपने हाथ से किसी इंसान को चीर के रख सकता है। अब मेनलैंड में तो ज़ॉम्बी हर जगह फैले हुए हैं, तो इंसानों को एक छोटे से आइलैंड पे छुपना पड़ा। 28 साल बीत जाते हैं और अब हमें कहानी इंसानों के एक विलेज की तरफ लेके जाती है, जहाँ पर बचे हुए इंसान अपना गुजारा कर रहे हैं। और यहीं पर है इस कहानी का लीड कैरेक्टर स्पाइक। स्पाइक के पापा जेम्स ज़ॉम्बियों का शिकार करते थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। जब भी गांव में खाना या राशन कम पड़ता तो जेम्स गांव के बाहर जाता और शहर जाके सब कुछ लेके आता। वो चाहता था कि उसका बेटा भी सब कुछ सीखे। जहाँ पर एक तरफ स्पाइक के लिए उसके पापा हीरो थे, वहीं दूसरी तरफ स्पाइक अपनी माँ से काफी प्यार करता था। लेकिन उसकी माँ आइसला की तबीयत ठीक नहीं थी। वो अजीब अजीब सी हरकतें करती थी। कभी कभी उसकी याददाश्त चली जाती थी तो कभी कभी वो चिल्लाने लगती थी। स्पाइक को समझ में नहीं आता था कि उसकी माँ के साथ हुआ क्या है। उस गांव में एक आदमी था, अंकल सैम, जिसे थोड़ा बहुत दवाई का नॉलेज था, लेकिन उसका नॉलेज इतना भी नहीं था कि वो आइसला को ठीक कर सके। खैर छोड़िए, आज वो वक्त है जब जेम्स अपने बेटे को शहर की तरफ लेके जाएगा और उसे ज़ॉम्बी का शिकार करना सिखाएगा। स्पाइक भी बचपन से अपने पापा की तरफ बनना चाहता था और फाइनली आज वो वक्त आ जाता है। सारे गांव वाले स्पाइक को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। स्पाइक वहां से जा रहा है, लेकिन उस गांव की लीडर स्पाइक को समझाती है कि एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम मेनलैंड में जाके खो गए या किसी तरह से वहां पर छूट गए तो इस गांव का नियम है कि तुम्हें लेने के लिए कोई नहीं आएगा। स्पाइक समझ जाता है। अब जेम्स अपने बेटे को सब कुछ बता रहा है कि देखो, मेनलैंड से हमारे गांव तक का सिर्फ एक रास्ता है, पत्थरों का एक ब्रिज, लेकिन यहाँ से हम सिर्फ दोपहर में जा सकते हैं जब पानी का लेवल कम हो, तभी ये ब्रिज दिखता है। लेकिन जब रात आती है और पानी का लेवल बढ़ जाता है तो उस लेवल के अंदर ये ब्रिज छुप जाता है। तब किसी को नहीं पता कि इस गांव में कैसे आया जाए। वो दोनों मेनलैंड की तरफ जाते हैं। पहले वो जंगल की तरफ जाते हैं, जहाँ पर एक ज़ॉम्बी उन्हें दिखता है। जेम्स अपने बेटे को समझाता है कि अगर ज़ॉम्बी को मारना है तो उसके हाथ पे पैर पे कभी मत मारो, उसके गले पे निशाना लगाओ। अगर उसके गले को तुम भेद दोगे तो वो मर जाएगा। जेम्स अपनी पापा की बात सुनता है और वो अपनी जिंदगी का पहला ज़ॉम्बी मार देता है। अब जेम्स और स्पाइकी आगे की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे जेम्स अपने बेटे को सब कुछ सिखा रहा है, सब कुछ बता रहा है। अपनी जिंदगी में पहली बार मेनलैंड में आके स्पाइकी भी काफी खुश है। वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद जेम्स का ध्यान एक जंगल की तरफ जाता है, जहाँ पर वो दिखता है कि खून के निशान है। वो समझ जाता है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि अल्फा का है। अल्फा जो कि ज़ॉम्बियोस का लीडर है और अब अल्फा को ये पता चल चुका है कि यहाँ पर दो इंसान आए। अल्फा अपनी पूरी ज़ॉम्बी फौज के साथ उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। दोनों की दोनों वहां से भागते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो दोनों कहाँ जाए। अब धीरे धीरे रात भी होती जा रही तो वो लोग एक घर के ऊपर जाके छुप जाते हैं। चारों तरफ ज़ॉम्बी है और जेम्स अपने बेटे को समझाता है कि हल्ला मत करना, क्योंकि अगर ज़ॉम्बी ने तुम्हारी आवाज सुन ली तो अंजाम बस एक होगा, एक खौफनाक मौत। आज की रात उन्हें यहीं पर गुजारनी पड़ेगी और कल सुबह वो अपने गांव की तरफ जाएंगे। रात धीरे धीरे गहरी होती जाती है और तब स्पाइकी ये दिखता है कि दूर कहीं से रोशनी आ रही है। वो अपने पापा से पूछता है कि ये किस चीज की रोशनी है, लेकिन जेम्स बात को टाल देता है। थोड़ी देर के बाद वो पूरा घर कांपने लगता है। घर कमजोर हो चुका था, वो गिर रहा था। जेम्स और स्पाइकी उस घर से बाहर निकलते हैं और फाइनली वो वहां से भागते हैं। जैसे तैसे करके वो फाइनली अपने गांव तक पहुंच जाते हैं। सब कोई बहुत खुश है कि स्पाइकी ने अपने जिंदगी के पहले ज़ॉम्बी को मार दिया है। जेम्स भी अपने बेटे की तारीफ कर रहा है, लेकिन स्पाइकी के दिमाग में अभी भी वो रोशनी घूम रही थी कि आखिरकार वो रोशनी थी क्या।
स्पाइकी को अपनी माँ की भी फिक्र है और वो ये भी देख रहा था कि उसके पापा का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। वो चाहता था कि उसकी माँ ठीक हो, लेकिन कैसे? वो अपना जवाब लेने के लिए डॉक्टर सैम के पास जाता है। वो सैम से बात करता है, सैम को बताता है कि आपको पता है मैंने शहर के बीचों बीच एक रोशनी देखी। उस रोशनी के बारे में सुन के सैम भी चौंक जाता है और कहता है कि मैंने सुना है कि शहर के सबसे बड़े डॉक्टर किल्सन वहाँ पर रहते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि वो पागल हो चुके हैं, तो शायद वही ये रोशनी जला रहे हैं। किल्सन का नाम सुन के स्पाइकी के दिल में एक उम्मीद जागती है कि शायद डॉक्टर किल्सन उसकी माँ को ठीक कर सकता है। उसे गुस्सा भी आ रहा है कि जेम्स ने उससे ये बात क्यों छुपाई। अगली सुबह वो जेम्स से जाके पूछता है कि आपने डॉक्टर किल्सन के बारे में हमें क्यों नहीं बताया। जेम्स उसे समझाता है कि जब मैं तुम्हारी उम्र से थोड़ा सा बड़ा था और जब मैं और मेरे साथी मेनलैंड की तरफ गए थे, तब मैंने पहली बार डॉक्टर किल्सन को देखा था। वो ज़ॉम्बी से भी काफी खतरनाक है। वो इंसानों को मार के जला रहा था और उसके बाद से हमने ये फैसला किया कि कोई भी उससे नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने ये बात तुम्हें नहीं बताई। लेकिन स्पाइकी जेम्स से बहस करता है कि उसकी माँ को मदद की जरूरत है और उसकी ये मदद सिर्फ डॉक्टर किल्सन ही कर सकता है। जेम्स अपने बेटे को डांटता है, लेकिन अब स्पाइकी रुकने वाला नहीं था। वो जानता था कि उसकी माँ को उसकी जरूरत है। फाइनली वो अपनी माँ को लेके गांव से बाहर निकल जाता है। आइसला को भी समझ में नहीं आ रहा कि स्पाइकी उसे यहाँ लेके क्यों आया है। तब स्पाइकी उसे बताता है कि हम डॉक्टर किल्सन के पास जा रहे हैं, आप ठीक हो जाएंगी। आइसला अपने बेटे की बात मान जाती है। फाइनली वो लोग मेनलैंड में पहुंच चुके हैं। याद है ना मेनलैंड, याद है ना अल्फा। अल्फा अभी भी इंसानों की बदबू को सूंघ सकता है, लेकिन सिर्फ स्पाइक और आइसला ही नहीं थे जो कि मेनलैंड में थे। हमें दिखाया जाता है कि आर्मी का एक ग्रुप जिनका बोट गलती से इस शहर में आ गया था, वो भी इस आइलैंड पे फंस चुका है और अल्फा और उसके ज़ॉम्बी धीरे धीरे करके सबको मार देते हैं। लेकिन उनमें से एक एरिक नाम का सोल्जर वो बच जाता है। वो वहां से भाग जाता है। अब एरिक का क्या होगा, इस बारे में जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल तो हम स्पाइकी और आइसला की तरफ चलते हैं। स्पाइकी अपनी माँ को लेके उस रोशनी की तरफ जा रहा है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। ज़ॉम्बी की पूरी फौज स्पाइकी और आइसला के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन इससे पहले वो लोग इसे मार पाते हैं। एरिक याद है ना, एरिक वहां पर आ जाता है और एरिक इन लोगों को बचा लेता है। अब एरिक भी इनसे मिल चुका है। स्पाइकी एरिक को सारी कहानी सुना देता है और स्पाइकी एरिक को ये भी कहता है कि अब यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तुम हमारे गांव में चल सकते हो, हमारे साथ रह सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी डॉक्टर के पास जाने के लिए। एरिक के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, वो मान जाता है। अब तीनों के तीनों डॉक्टर किल्सन के पास जा रहे, लेकिन तभी रास्ते में उन्हें एक बस में चीख की आवाज सुनाई देती है और वो जब बस में जाते हैं तो वहाँ पर एक ज़ॉम्बी लड़की है जो कि माँ बनने वाली है। आइसला उसकी मदद करती है और फाइनली ज़ॉम्बी का बच्चा इस दुनिया में आता है और उसके बाद वो ज़ॉम्बी आइसला के ऊपर हमला करती है, लेकिन एरिक उस ज़ॉम्बी को मार देता है। एरिक का इरादा बिल्कुल साफ था कि वो इसकी बेटी को भी मार देगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये किसी मामूली की नहीं बल्कि अल्फा की बेटी है। अल्फा अपनी बेटी का पीछा करते हुए वहां आ जाता है। पहले वो एरिक को मारता है और अब वो स्पाइकी और आइसला के पीछे, लेकिन इससे पहले वो स्पाइकी या आइसला को मार पाता, वहां पर डॉक्टर किल्सन आ जाते हैं। डॉक्टर किल्सन कुछ देर के लिए अल्फा को बेहोश कर देते हैं। यही वो वक्त था जब डॉक्टर किल्सन स्पाइकी और आइसला को लेके वहां से भागते हैं और फाइनली उन्हें लेके अपने अड्डे तक जाते हैं। जब स्पाइकी वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि डॉक्टर किल्सन ने खोपड़ियों का एक पूरा महल बनाया है। लेकिन क्यों? डॉक्टर किल्सन उसे समझाता है कि ये वो लोग हैं जो कि ज़ॉम्बी बन के मरे हैं या ज़ॉम्बी के द्वारा मारे गए हैं। मैं उन्हें इज्जत देने के लिए उनकी खोपड़ियों को यहाँ पर सजाता हूँ। अब स्पाइकी को यकीन होता है कि डॉक्टर किल्सन पागल नहीं है और फिर वो डॉक्टर किल्सन से मदद मांगता है। फाइनली डॉक्टर किल्सन आइसला को चेक करते हैं और फिर आता है इस कहानी का सबसे खराब ट्विस्ट। डॉक्टर किल्सन स्पाइकी को बताते हैं कि तुम्हारी माँ को कैंसर है और वो जल्द ही मर जाएगी। स्पाइकी को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। आइसला अपने बेटे को समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम इस बच्चे के साथ गांव में वापस लौट जाना और हमेशा हिम्मत से काम लेना। आइसला नहीं चाहती थी कि उसे और भी तकलीफ हो, तो वो डॉक्टर किल्सन को कहती है कि मुझे मार दीजिए और डॉक्टर किल्सन वैसा ही करता है और आखिरी में
स्पाइकी अपनी माँ की खोपड़ी को सबसे ऊपर रखता है। रुकिए जरा, कहानी खत्म नहीं हुई, अल्फा अभी भी बाकी है। अल्फा अपने बच्ची को ढूंढते हुए वहां पर आ जाता है और अब वो डॉक्टर किल्सन और स्पाइकी के ऊपर हमला कर रहा है। स्पाइकी उसे कुछ देर के लिए सुला देता है, लेकिन अब ये मौका था जब स्पाइकी को वहां से भागना था। स्पाइकी वहां से भागता है और फाइनली वो अपने गांव तक पहुंच जाता है। और अब आएगा इस कहानी का आखिरी ट्विस्ट। जब गांव वाले दरवाजा खोलते हैं तो वहां पर सिर्फ उस ज़ॉम्बी की बेटी है और एक लेटर। स्पाइकी ने अपने पापा को ये बताया कि उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी है और अब उसे सबसे बड़ा योद्धा बनना है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी किसी को मार ना पाए, और इसके लिए वो ट्रेनिंग करेगा। वो मेनलैंड में ही रहेगा। जेम्स समझ जाता है कि उसका बेटा उसे छोड़ के जा चुका है, लेकिन क्या मेनलैंड में रहना इतना आसान था? स्पाइकी के ऊपर ज़ॉम्बी हमला करते हैं और अब आता है इस कहानी का वो किरदार जो कि इस कहानी की शुरुआत में था। याद है ना, जिमी नाम का बच्चा और वो सारे बच्चे, वो अब सब बड़े हो चुके हैं और फाइनली वो स्पाइकी की मदद के लिए आते हैं और अब वो लोग मिलके ज़ॉम्बी का शिकार करते हैं और अब उनकी टीम में स्पाइकी भी आ चुका है। मुझे लगता है कि इस कहानी का एक और पार्ट आना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।